क्या अंशिका, घर जाकर फोन पर बात कर लेना। अभी जिस काम से आई हो वो तो कर लो। वंदना ने अपनी सखी अंशिका का हाथ खींचते हुए कहा। अरे बस 1 मिनट, मेरी होने वाली भाभी का फोन है, अंशिका बोली। तभी अंशिका की तीसरी सहेली माधवी कुछ नाराज होते हुए बोली, तू तो अब हमारे साथ शॉपिंग करेगी नहीं। दुनिया में सिर्फ तेरे भाई की शादी नहीं हो रही है जो तू घंटों फोन पर अपनी होने वाली भाभी से चिपकी रहती है। आज इतनी मुश्किल से हम तीनों ने अपना शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया था, पर तू है कि फोन पर चिपकी हुई है। वंदना बोली, तुम दोनों को भूख लगी है या नहीं? मुझे तो जोर की भूख लगी है, शॉपिंग करते हुए अंशिका बोली। ना बाबा, मेरी भाभी एमजी रोड के एक रेस्टोरेंट में मुझे लंच के लिए बुला रही है, तो आज तुम दोनों मुझे माफ़ करो। मैं तो अपनी भाभी के साथ ही लंच करने वाली हूँ। अपना प्रोग्राम हम लोग फिर किसी दिन बना लेंगे। माधवी और वंदना के कुछ कहने के पहले ही अंशिका ने एक ऑटो एमजी रोड के लिए किया और फिर वह फुर हो गई। वंदना, इसकी भाभी को वाकई गर्व होना चाहिए कि उसे अंशिका जैसी ननद मिल रही है। माधवी बोली, अरे तू अंशिका की दीदी को क्यों भूल गई? पुष्पा दीदी भी तो अपनी भाभी को उतना ही प्यार करती है। हाँ भाई, वंदना ने कहा, फैमिली हो तो इस अंशिका के जैसी। इतना प्यार करते हैं सब घर में एक दूसरे से। वह तो भैया ने थोड़ी सी शादी में लापरवाह कर दी। माधवी बोली, ठीक है ना, जब उनका मन किया तभी तो शादी के लिए हाँ की। इसकी भाभी को तो कोई भी कष्ट नहीं होगा ससुराल में। ठीक है, छोड़ो ये सब और चलो हम लोग लंच कर ले। अंशिका, पुष्पा और मयंक अपनी माँ के साथ बेंगलुरु में रहते थे। मयंक सबसे बड़ा था, उसके बाद पुष्पा और सबसे छोटी थी अंशिका। मयंक और पुष्पा में तो 2 साल का फर्क था, पर अंशिका मयंक से 5 साल और पुष्पा से 3 साल छोटी थी। उनके पिताजी की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी और तब से ये चारों ही बेंगलुरु में रहते हैं। मयंक एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छी थी। बस उसने अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं की थी। पुष्पा और अंशिका की शादी हो चुकी थी और दोनों के एक एक बेटा भी हो चुके थे। अब इतने सालों बाद मयंक को अपनी कम्युनिटी में ही एक लड़की पसंद आई तो माँ ने चट मंगनी और पट ब्याह करने का फैसला कर लिया। पुष्पा और अंशिका तो खुशी से उछल ही पड़ी। उनकी होने वाली भाभी का नाम प्रेरणा था। अब तो आए दिन उनके भाभी के साथ प्रोग्राम बनने लगे। मयंक कभी कभी उनके साथ चला जाता था, पर ज़्यादातर तो पुष्पा और अंशिका ही प्रेरणा को घेरे रहती थी। इतने सालों बाद यह खुशी उनके जीवन में आई थी तो वे अपने होने वाली भाभी पर ढेरों प्यार लुटा रही थी। देखते देखते समय बीता और करीब 1 महीने बाद मयंक और प्रेरणा की धूमधाम से शादी हो गई। फिर वंदना और माधवी ने खास तौर से प्रेरणा के पास अंशिका की शिकायत लेकर पहुंची। पता है भाभी, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यह अंशिका तो अपनी सखियों को भूल ही गई। अंशिका चहकते हुए बोली, तुम लोग भी देख लो, मेरी भाभी है ही ऐसी। प्रेरणा भी यह छेड़छाड़ सुनकर धीमे धीमे मुस्कुराती रही। समय अपनी गति से चल रहा था। वंदना और माधवी अंशिका से उसकी भाभी के बारे में बात करती रहती थी। अंशिका अपनी भाभी को लेकर शॉपिंग पर जाती थी तो सहेलियों का मिलना जुलना कुछ कम हो चला था। हाँ, फोन पर अक्सर बातें हो जाया करती थी। अभी मयंक की शादी को 1 साल ही हुआ था कि एक दिन अंशिका बड़े दुखी मन से अपनी सहेलियों वंदना व माधवी से मिली। वंदना बोली, क्या हुआ मैडम, आज मुंह क्यों लटका रखा है? माधवी ने कहा, चल पहले चाट खाते हैं फिर आगे की बातें करेंगे। मगर अंशिका बोली, नहीं यार, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है, चाट आज रहने दो। वंदना बोली, क्या हुआ, कुछ सीरियस है क्या? तू ऐसे क्यों बैठी हुई है?
इस पर अंशिका सिर झुकाकर बोली, मेरे भैया का डिवोर्स फाइल हो रहा है। माधवी चौंक कर बोली, यह तू क्या बोल रही है? तू तो अपनी भाभी की इतनी तारीफ करती थी, तेरी उसके साथ इतनी पटती थी, अचानक से डिवोर्स कैसे? फिर जो अंशिका ने बताया उसे सुनकर तो वंदना और माधवी दोनों हक्की बक्की रह गई। मयंक की शादी के बाद माँ ने गांव जाने की इच्छा प्रकट की। अब उनके मन को तसल्ली हो गई थी कि वह अपना समय अपने रिश्तेदारों के साथ बिताना चाहती थी। मयंक को लेकर उनके मन में जो चिंता थी वह अब दूर हो गई थी। अपनी बहू प्रेरणा का उन्होंने खूब दुलार किया, उसे गहनों और कपड़ों से लाद दिया और फिर माँ मन की शांति के लिए अपने गांव चली गई। उनका मन वहीं लगता था क्योंकि उनके सारे रिश्तेदार वहीं थे। मयंक और प्रेरणा अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे थे। ना कोई टोका टोकी, ना कोई हिसाब किताब और ना ही कोई रिश्तेदारी का झंझट। हाँ, पुष्पा और अंशिका जरूर प्रेरणा के साथ अपने कार्यक्रम बनाती रहती थी। फिर अचानक प्रेरणा का व्यवहार बदलने लगा। वह अपनी ननदों के साथ कुछ रूखेपन से पेश आने लगी। पहले तो ननदों को समझ नहीं आया कि प्रेरणा अब हर बार मिलने से मना क्यों कर देती है, मगर पुष्पा समझदार थी तो उसने अंशिका को भी समझाया कि मयंक और प्रेरणा को एक दूसरे के साथ समय देना ही बेहतर होगा। अंशिका और पुष्पा ने भाई भाभी के साथ अपने प्रोग्राम बनाने बिल्कुल बंद कर दिए। वे दोनों तो वैसे भी नई भाभी का अकेलापन मिटाने का प्रयास कर रही थी। मयंक और प्रेरणा अब ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। प्रेरणा क्योंकि पूरे दिन घर पर रहती थी तो मयंक ने उसे ऑनलाइन योगा क्लास ज्वाइन करने की सलाह दी। शादी के बाद वैसे भी पकवान खा खा कर प्रेरणा का वेट थोड़ा सा बढ़ गया था। वैसे प्रेरणा को दिन भर में कोई काम नहीं होता था क्योंकि वह जॉब नहीं कर रही थी और मयंक को काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही थी। प्रेरणा के परिवार में एक भाई और एक बहन ही थी। उसके भाई की भी शादी नहीं हुई थी। प्रेरणा की शादी हो जाने की वजह से उसके भाई को घर का काम संभालने में बहुत परेशानी आने लगी। जब तक प्रेरणा थी उसका खाना पीना नियम पूर्वक चल रहा था, पर जब उसे ऑफिस के साथ साथ घर भी देखना पड़ता था तो वह खींच जाता था। एक दिन वह प्रेरणा के घर आया तो प्रेरणा खुशी खुशी उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताने लगी। पता है भैया, अब तो मैं नीचे बाजार जाकर घर का सारा सामान ले आती हूँ और घर के छोटी मोटी रिपेयर भी कर देती हूँ। साथ ही मैंने एक ऑनलाइन योगा क्लास भी ज्वाइन कर लिया है। प्रेरणा का भाई अमित घोड़े खुराफाती दिमाग था। बहन की बातों से उसके दिमाग का बल्ब जला। ऊपर से तो उसने अपनी खुशी जताई, पर अंदर से वह अपनी बहन की खुशी से जल धुन गया। इसका एक कारण शायद यह भी था कि वह समझता था कि उसका आराम प्रेरणा की शादी की वजह से खत्म हो गया है। अब उसने अपना पासा फेंका, बोला, अरे तू जब मेरे पास थी तो तुझे घर की कोई रिपेयरिंग नहीं करने देता था। मैं ऑनलाइन किसी को बुला क्यों नहीं लेती है? रिपेयरिंग वगैरह के काम लड़कियां करती है क्या? मयंक पूरा दिन क्या करता है? घर में तेरा हाथ नहीं बटाता? अरे नहीं भैया, मयंक तो रात को आते हैं तो उन्हें इन सब की फुर्सत नहीं होती। मैं पूरा दिन घर में रहती हूँ, इसलिए ये सब अपने आप ही कर लेती हूँ। अच्छा, पहले तो तू कभी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती थी, अब यह योगा क्लास क्यों ज्वाइन की है? वह मयंक ने कहा कि मेरा शादी के बाद डिनर पार्टीज अटेंड कर कर के थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, बस इसीलिए। अच्छा, तो अब मयंक मेरी बहन को खाने पर ताने भी देगा? नहीं भैया, क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं सब समझ गया हूँ। मयंक को भी आजकल की लड़कियों की तरह एक सुंदर स्लिम लड़की चाहिए, इसीलिए वह तुझे ऐसी सलाह दे रहा है। पर मुझे तो मेरी बहन बिल्कुल मोटी नहीं लगती। आगे से अगर तुझे कुछ रिपेयरिंग का काम कराना हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तेरी ननदें भी
बस घूमने फिरने की ही शौकीन है, काम में तेरी मदद क्यों नहीं करती। थोड़ी देर बाद अमित चला गया, पर उसके साथ एक मौका लग गया। अब वह मयंक के पीछे घर जा जाकर प्रेरणा के कान भरता रहता। उसी ने सबसे पहले प्रेरणा को अंशिका और पुष्पा से मुंह मोड़ने को कहा, जिसकी वजह से वह उनसे बेरुखी जता रही थी। एक दिन उसने प्रेरणा के जेवर देखकर कहा, तेरी ननदें यहाँ आती जाती रहती है, तू अपने सारे गहने उनसे छिपाकर हमारे घर में रख दे। क्या भरोसा किसी त्योहार के बहाने तुझसे कुछ मांग ले और फिर वापस ना करे। उन्हें बोल देना तेरे सारे जेवर बैंक में हैं। पर भैया, वे तो अब यहाँ नहीं आती। उन्होंने कहा है कि मयंक और मैं अपना वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं। तू भोली है प्रेरणा, पर इन ननदों से जरा बच कर रहना, कहकर अमित चला गया। मगर प्रेरणा के मन में जहर का बीज बो गया। अमित अब प्रेरणा को मयंक और उसके पूरे परिवार के खिलाफ भड़काता रहता। तेरी सास को अभी गांव नहीं जाना चाहिए था, तेरा काम में हाथ बटाती, तुझे अपने साथ रखती, घर संभालना सिखाती। मेरी छोटी बहन के ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई है। तेरी नंदे शादी के पहले तो बहुत आती थी, अब उन्होंने भी तुम दोनों से मुंह मोड़ लिया है। तू कैसे इन सब के साथ निभा रही है। मुझे तो तुझे देखकर बहुत दुख होता है। अमित से आए दिन यह सब सुनकर प्रेरणा का भी मन बदलने लगा। अब वह अपने भाई की बातों में सच्चाई ढूंढने लगी। हालांकि भाई का सच उसे नजर नहीं आया। अमित चाह रहा था कि प्रेरणा किसी तरह वापस घर आकर उसका खाना पीना संभाल ले। वह स्वार्थ में इतना अंधा हो गया कि उसे अपनी बहन के सुख दुख की कोई परवाह नहीं थी। धीरे धीरे प्रेरणा के सारे अच्छे जेवर और कपड़े अमित ने मंगवाकर अपने घर रख लिए। एक दिन मयंक जब घर आया तो खाना नहीं बना था। मयंक का दिन काफ़ी व्यस्त रहा था और वह जल्दी खाना खाकर सोना चाहता था, पर प्रेरणा ने जानबूझकर देरी कर दी। अमित ने प्रेरणा के दिमाग में बैठा दिया था कि मयंक उसे बाई का दर्जा दे रहा है। मयंक ने जब खाने के बारे में पूछा तो प्रेरणा ने कहा, मैं तुम्हारे घर की बाई नहीं हूँ, कल से घर में खाना बनाने वाली लगा लो, मैं ये सब काम नहीं करूँगी। मयंक प्रेरणा की बातें सुनकर हैरान हुआ, पर वह बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैगी खाकर सोने चला गया। अब प्रेरणा अमित के उकसाने से ना तो पुष्पा और अंशिका के फोन उठाती, ना ही अपनी सास से बात करती तथा ना ही घर का कोई काम करती। उसने बात बेबात मयंक से भी उलझना शुरू कर दिया था। मयंक वैसे ही थका हुआ देर से घर आता था तो वह पहले तो प्रेरणा को मनाता था, फिर उसके तानों को अनसुना करने लगा। उधर अमित अपनी योजना सफल होते देख खुश था। वह तो चाह ही रहा था कि प्रेरणा का घर टूटे और वह वापस आए। एक दिन प्रेरणा ने मयंक से बिना बात के झगड़ा किया और अमित के घर चली गई। वहां पर अमित ने उसे इतना भड़काया कि 1 महीने के बाद ही उसने डिवोर्स के पेपर भेज दिए। मयंक को इसमें अमित का हाथ साफ नजर आया, पर उसे यह नहीं पता था कि उसने प्रेरणा को कितना भड़का रखा है। उसे सिर्फ अमित पर शक हुआ क्योंकि वही उसकी पीठ पीछे घर आता था। अंशिका ने भी वही कहा कि उसे अंदर की बात तो पता नहीं, पर इसमें अमित का हाथ हो सकता है। केवल डिवोर्स तक ही मामला रहता तो ठीक भी था, पर अमित के उकसाने पर प्रेरणा ने पुष्पा और अंशिका पर भी दहेज के आरोप के केस में कर दिया है। यही नहीं, गांव में रह रही उनकी मां का नाम भी उसमें शामिल कर लिया। अंशिका और पुष्पा ने जब अपने ऊपर केस के बारे में सुना तो वे सुन्न रह गई। दोनों बहनों का प्यारा बड़ा भाई, जिसकी शादी उन्होंने इतनी चाव से की थी, आज एक टूटे रिश्ते का दर्द सह रहा था। ये सब बातें अंशिका ने अपनी सहेलियों के साथ एक दिन चाय पर डिस्कस की। कोर्ट केस
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर सुलझाने के अमित ने 25 लाख मांगे। अंशिका ने कहा, जब हम लोग गलत नहीं हैं तो एक भी पैसा नहीं देंगे। कोर्ट में केस चलने दो, हम भी देख लेंगे। पुष्पा ने समझाया भी कि कोर्ट कचहरी अपने देश में सालों साल लगा देते हैं, हम लोग पैसा देकर ही छूट जाते हैं। अमित और प्रेरणा 25 लाख से कम में केस बंद करने को तैयार नहीं थे। हमेशा हंसने खिलखिलाने वाली अंशिका अब अक्सर परेशान रहने लगी। उन सब को कोर्ट में तारीख आने पर बुलाया जाता और जज हर बार अगली तारीख दे देता। मयंक भी चुपचाप रहने लगा था। एक दिन अचानक मयंक अंशिका के घर आया और बोला कि वह जॉब छोड़ रहा है। अंशिका ने फोन करके पुष्पा को भी वहीं बुला लिया। देखो ना दीदी, भैया क्या कह रहे हैं, अच्छी खासी जॉब छोड़ रहे हैं। पुष्पा ने पूछा, भैया आप जॉब क्यों छोड़ रहे हैं? मयंक बोला, क्या करूँगा जॉब करके, रोज सुबह जाओ, रात को घर आकर खाना खाकर सो जाओ, किसके लिए पैसे कमाऊं? यह सुनकर अंशिका और पुष्पा शॉक्ड हो गई। मयंक से ऐसे व्यवहार की उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उधर मयंक अब हर चीज से उदासीन होने लगा था। जिंदगी ने उसके साथ जो मजाक किया था उसे उसने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। वह घर में बंद हो गया था। माँ उसके पास वापस आ गई थी। वे उसे बहुत समझाती, मगर मयंक ने चुप्पी ओढ़ ली थी। ना तो वह दोस्तों से मिलने को तैयार था, ना दूसरी जॉब ढूंढने को, और ना ही बहनों के साथ समय बिताने को। अगली केस डेट पर अमित प्रेरणा के साथ आया था। सब ने उसे और प्रेरणा को देखकर मुंह फेर लिया। अमित अंदर से झल भून गया और ऊपर से मयंक को धमकी भरे स्वर में बोला, तूने जॉब छोड़ दी ना, अच्छा किया। अब मैं देखता हूँ तू कहाँ नौकरी करता है। तू जहाँ भी जाएगा मैं वहाँ जाकर तेरी ऐसी बदनामी करूँगा कि तू भी सोचेगा तूने मेरी बहन के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया। पुष्पा चिल्लाई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। भैया ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? अंशिका ने पुष्पा को समझाया कि कोर्ट में कुछ भी उल्टा सीधा ना बोले, वह सब उनके खिलाफ जा सकता है। तीनों भाई बहन चुपचाप कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए अंदर चले गए। इसी तरह 2-3 साल और गुजर गए। मयंक के दोनों केसों का कोई भी निर्णय नहीं हुआ। आखिर पुष्पा, मयंक और उनकी मां ने फैसला किया कि एक बार फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की जाए। अमित भी हाथ में पैसा ना आता देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। 8 लाख में 3 साल बाद म्यूचुअल सेटलमेंट से दोनों केस डिसाइड हो गए। अब प्रेरणा और मयंक के रास्ते कानूनी तौर पर अलग थे। कहने के लिए तो यह मुसीबत का अंत था, मगर मयंक के लिए एक और कुआं खोद दिया गया। सब रिश्तेदारों ने अंशिका और पुष्पा को सलाह दी कि मयंक के लिए दूसरा रिश्ता देखकर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत करें। मयंक इधर किसी और ही रास्ते पर चल पड़ा था, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही था। वह सीवियर डिप्रेशन में चला गया था। वह कुछ दिन बेंगलुरु में रहता और कुछ दिन गांव में, पर अब उसकी नौकरी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अंशिका और पुष्पा ने प्यार से बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सब बेकार। मयंक को गलत लगता था कि जिंदगी ने उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। एक दिन अंशिका बोली, भैया शुक्र है कि मुसीबत से जल्दी पीछा छूट गया। आप पीछे ना देखकर आगे का जीवन बनाएं। उस दिन पहली बार मयंक अपनी छोटी बहन पर बरस पड़ा। तेरे पास सब कुछ है ना, परिवार, पैसा, प्यार, इसीलिए तू मुझे भाषण देती रहती है। मुझे तेरी कोई नसीहत नहीं चाहिए, ना ही किसी और का लेक्चर मुझे सुनना है। पुष्पा से भी कह दे कि मुझे कुछ सिखाने की कोशिश ना करे। माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। मयंक का चिल्लाना सुनकर जब वे आई तो देखा कि अंशिका रो रही थी और मयंक फिर भी चिल्लाए जा रहा था। माँ ने उसे जब शांत करने की कोशिश की तो वह बोला,
तुम अपनी प्यारी बेटियों के पास जाकर रहो। यहाँ रहोगी तो इनकी तरह तुम भी मुझे सीख देती रहोगी। अंशिका को लगा कि यह कुछ भी कहने या करने का वक्त नहीं। उसने चुपचाप माँ के कपड़े एक बैग में डाले और उसे जबरन अपने साथ ले गई। उसे लगा कि मयंक को कुछ दिन अकेला छोड़ देंगे तो शायद वह संभल जाए, मगर मयंक संभलने की राह पर नहीं चल रहा था। उसने अपनी जिंदगी और भी बदतर कर ली। उसे जो मन में आता वह खा लेता, नहीं तो भूखा ही रह जाता। स्ट्रेस की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसको स्किन प्रॉब्लम भी हो गई थी। वह घर में हर समय पर्दे बंद रखता और कोई भी लाइट नहीं जलाता। एक बार पुष्पा उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे बहुत स्ट्रेस है। जब तक वह कम नहीं होता तब तक मयंक की स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। अंशिका मयंक से अब बात नहीं करती थी। फिर एक दिन मयंक ने उसे सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया और कहा कि वह माँ को घर छोड़ जाए। अंशिका को लगा कि शायद मयंक को पछतावा हो रहा है, मगर मयंक अब किसी के बारे में सोचना समझना ही नहीं चाहता था। वह जिंदगी से पूरी तरह उखड़ चुका था। अलबत्ता बहनों से वह वापस मिलने लगा था, पर वह पहले जैसा लाड करने वाला भाई ना होकर एक चिड़चिड़ा और बददिमाग इंसान बन गया था। एक दिन शाम को मयंक अंशिका के घर गया तो उसने एक नई सूरत देखी। तभी अंशिका ने उसका इंट्रोडक्शन कराया। भैया, यह है हमारी नई पड़ोसिन कमल। यह अभी 2 हफ्ते पहले ही हमारी पड़ोस में शिफ्ट हुई है। मयंक ने निर्विकार भाव से अभिवादन किया और दूसरे कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में उसे बाहर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह थोड़ा इरिटेट तो हुआ, पर उसने अपने पर काबू रखा। फिर उसे लगा कि अंशिका और कमल शायद कुछ गुनगुना रही हैं। करीब 1 घंटे बाद बाहर से आवाज़ें आनी बंद हुई तो मयंक उठकर उस रूम में गया। वहाँ पर अंशिका अकेली बैठी हुई थी। अंशिका ने मयंक को कमल के बारे में बताना शुरू किया। असल में कमल के पति ने किसी और लड़की के प्यार में फंसकर उसे छोड़ दिया था, पर कमल ने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। वह बहुत अच्छा गाती थी तो उसने सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया था और बाद में गाने को ही अपना प्रोफेशन और ज़िंदगी दोनों बना लिया था। उसके साथ भी जीवन में काफ़ी कुछ घटा था, पर वह बिल्कुल निराश या दुखी नहीं थी। यह सब अंशिका ने जानबूझकर मयंक को बताया ताकि वह थोड़ा मोटिवेट हो सके। अंशिका अब कोशिश करती थी कि जब मयंक उसके घर आए तो वह पुष्पा और कमल को भी बुला ले। कमल आते ही महफिल में 4 चांद लगा देती। उसका दिल बड़ा साफ था और उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एकाध बार अंशिका ने मयंक और कमल को अकेले भी छोड़ दिया। मयंक को कमल में एक हमदर्द दिखाई देने लगा। वह अपने दिल की बात माँ व बहनों से नहीं करता था, पर उसे लगा कि कमल शायद उसे समझाकर उसके साथ सिंपैथाइज करेगी। मयंक ने बिल्कुल गलत सोचा था। कमल ने ना तो कोई अफसोस जताया और ना ही सिंपैथाइज किया। उसने मयंक को कहा कि जो बीत गया उसको अपना आज बनाकर बैठने में कोई बुद्धिमानी नहीं। कमल ने कहा, मूव और मयंक, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। अगर हम प्रॉब्लम को पकड़कर बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी की असली खूबसूरती नहीं देख पाएंगे। मयंक को अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला था जिसने उसके साथ सिंपैथाइज ना किया हो, मगर कमल तो शायद किसी दूसरी मिट्टी की ही बनी थी। दूसरी बार मयंक ने जब फिर अपने लिए कमल से सिंपैथी चाही तो कमल ने उसे जवाब दिया, मैं जीवन को भरपूर जीने में विश्वास रखती हूँ। मेरे सामने प्लीज़ अपना दुखड़ा मत रोइए। हो सके
तो जीवन के सारे रंगों को एंजॉय करना सीखिए। यह मयंक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, पर कहते हैं ना, अपोजिट्स अट्रैक्ट। शायद मयंक को कहीं पर कमल की बात सही लगी। अब अगर वह कमल से मिलता तो उसकी बातों को समझाने की कोशिश करता। बोलता वह अभी भी कम ही था, पर पुष्पा, अंशिका और उनकी माँ के लिए यह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था। अब वे लोग पिकनिक, शॉपिंग के प्रोग्राम बनाते और मयंक को भी जबरदस्ती ले जाते। फिर एक दिन कमल ने उसे अपने सिंगिंग प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। उस प्रोग्राम में कमल ने इतने अच्छे गाने गाए कि मयंक भी मुग्ध हो गया। आखिर एक मयंक ने अपनी दोनों बहनों और माँ को बुलाकर कहा कि वह कमल के साथ आगे की जिंदगी गुजारना चाहेगा। अंशिका तो यही चाहती थी, मगर उसने फिर भी कहा कि उन सब को कमल से बात करनी चाहिए। कमल जब अगली बार मिली तो अंशिका ने ही अपने भाई को प्रपोजल उसके सामने रखा। कमल को इस बात की बिल्कुल आशा नहीं थी। बोली, मयंक, मैं तुम्हारा शाउटिंग बोर्ड नहीं बनना चाहती। मैं बेचारी भी नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारी तरह हूँ। जो बीत गया वह मेरे जीवन का एक हिस्सा था, लेकिन उसे पकड़कर मैं रोती नहीं हूँ। तुम आगे बढ़ने में विश्वास नहीं करते हो, हमारा कोई मेल ही नहीं है। मयंक को कुछ ऐसे ही जवाब की अपेक्षा थी, इसलिए उसने थोड़ा समय मांगा। उसने कमल का दोस्त बनने की इच्छा जाहिर की। कमल ने उसे एक ही शर्त पर अनुमति दी कि वह पुरानी या कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेगा और सबसे पहले काउंसलर को मिलकर अपने डिप्रेशन का इलाज कराएगा। मयंक इसके लिए भी तैयार हो गया। काउंसलिंग सेंसस में मयंक कमल के साथ जाने लगा। इस चीज के लिए वह कमल को मना पाने में कामयाब हो गया था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे दवाई की ज़रूरत नहीं है, मगर अपना आउटलुक चेंज करना होगा। दुनिया कितनी खूबसूरत है यह समझाना था और बीती हुई जिंदगी को भी एक्सेप्ट करना था। धीरे धीरे ही सही, मगर मयंक भी यह सब समझने लगा। मयंक ने उसे एक पॉजिटिव दोस्त की तरह बहुत हिम्मत दी। अंशिका, पुष्पा और माँ तो उसके सपोर्ट सिस्टम थे ही। इस सब में लगभग साल भर लग गया। नए साल के दिन मयंक कमल को लेकर अंशिका के घर गया और उसने बताया कि उसने फिर से एक आईटी कंपनी में इंटरव्यू दिया था और उसका चयन भी हो गया है। फिर उसने सबके सामने कमल से कहा, क्या अब मैं तुम्हारे साथ आगे का जीवन प्लान कर सकता हूँ? कमल ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। घर में जैसे एक बार फिर उत्सव का सा माहौल हो गया। गाड़ी कुछ समय के लिए पटरी से उतर जरूर गई थी, मगर अब फिर वापस नई राह पर चलने वाली थी। हाँ, इस सफ़र में एक नया और बेहतरीन साथी भी अब जुड़ गया था। खुशियाँ फिर से लौट आई थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।